हेलो एवरीवन। आज हम स्वागत करते हैं अंजलि मैम का हमारे चैनल पर, जिनका अभी 2019 एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। वेलकम मैम। थैंक यू। सबसे पहले तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की, उसके अलावा आपका जो मतलब बैकग्राउंड रहा, स्कूल कॉलेज, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें बताइए। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आती हूँ। मेरी स्कूलिंग यहीं रीवा में सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट हुई है, लेकिन ट्वेल्थ मैंने जी पीके गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा से किया था। ग्रेजुएशन में जी। मैंने बी किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से, जेएनसीटी रीवा से। और जी अभी मैं टीचर के पोस्ट में पोस्टेड हूँ। वही रीवा में ही। नहीं, मैं शहडोल में पोस्टेड हूँ। शहडोल में अच्छा, एक्सलेंस स्कूल रघुराज क्रमांक 2 में। तो आपने तैयारी जब स्टार्ट की होगी तो आपको मतलब कैसे पता चला कि हमें अपनी स्टार्टिंग की तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? आजकल जो बच्चे हैं वो मतलब क्या गलती करते हैं तैयारी में अपनी, और जिनका मेंस नहीं हो पाता, मेंस में मतलब कम नंबर रह जाते हैं, उन वो बच्चे क्या गलती करते हैं? तो आपको क्या लगता है इसके लिए? जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो मैं तो पहले जब स्टार्टिंग की थी तो मैं वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी, जिसमें मैंने 2 बार ओके। एसआई निकाला है। पर रनिंग फिजिकल मेरा अच्छा नहीं था, उतना स्ट्रांग नहीं था, तो रनिंग में रह गई थी। फिर जी जी। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के कारण मेरा बेस एक बार मजबूत हो गया था, मैंने उसमें काफ़ी मेहनत की थी, तो मेरा बेस स्ट्रांग हो गया था। उसी का मुझे प्रॉफिट हुआ कि मेरा पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया था। और अच्छा अच्छा। इसी में फिर क्योंकि मेरा बेस एक स्ट्रांग था, तो मुझे ये था कि हाँ, मैं आगे भी कर सकती हूँ। तो जब मेरा प्रशासनिक फील्ड की जी। ओर रुझान बढ़ा तो वो बेस मुझे काफ़ी काम हम्म। किया। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा लगता है कि अगर कहीं मेरे लिए प्रॉफिट रहा तो कंसिस्टेंसी बनी रही मेरे पढ़ाई में। तो यही जी है जी। कि अभी अगर नहीं हो पा रहा सिलेक्शन, या कहीं हताशा, आपको निराशा हाथ लग रही है, तो अपनी पढ़ाई में ब्रेक ना हम्म। लगाएं, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पहले से आप देते आ रहे हैं जो टाइम पढ़ाई के लिए, तो वो टाइम चलता रहे आपका। जी। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इसका मिलेगा। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जो बच्चे कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं, उनका ये है मेन रीज़न कि वो अपनी कंसिस्टेंसी नहीं बना के मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, वही है, क्योंकि कभी ऐसा होता है हम प्री दिए, फिर थोड़ा बहुत तो ब्रेक ठीक है, जी। 2-3 दिन का ब्रेक के बाद हम फिर शुरू कर दें। पर अगर ये ब्रेक कुछ महीनों में हुँ। चला गया तो फिर पढ़ाई करने में और फिर उसी सिटिंग प्लान में अरेंज करके बैठने में बहुत टाइम लग बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक जी, जी। होता है, और कारण बनता है कि फिर आगे सफलता के चांसेस घटने लगते हैं। और आपका मतलब आपने खुद खुद से स्टडी करी, सेल्फ स्टडी की या कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी? स्टार्टिंग में मैंने कोचिंग ली है, लेकिन जॉब के साथ कोचिंग को मेंटेन करना एक कठिन काम था, तो फिर सेल्फ स्टडी भी की हूँ। जी, जी। पर ये था कि प्रॉपर गाइडेंस में मेरी सेल्फ स्टडी थी, ऐसा नहीं था कि अपने से ही चल रहा है। मैं अपने सर का भी मार्गदर्शन हुँ। बीच बीच में लेती रही हूँ। ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो हाँ, आप किसी न किसी मेंटर को ज़रूर साथ में लेकर हाँ, चलें। उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स कैसे प्रिपेयर किए थे? मतलब प्रीलिम्स आप बहुत टाइम से कर रहे थे, वन डे एग्ज़ाम्स वगैरह का, तो प्रीलिम्स के फिर भी आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। मेंस की आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? अब मेंस की मेरी स्ट्रेटेजी यही थी कि जब मेरा पहला मेंस था तो पहले मैं सिलेबस को देखी, क्या क्या सिलेबस की डिमांड है, और सिलेबस के बेस पे जो नोट्स कोचिंग के अवेलेबल है, अच्छी अच्छी कोचिंग्स के नोट्स मिल जाते हैं, तो किस में कैसा जी। मटेरियल है, पहले इसके बारे में कुछ जो सीनियर रहे हैं, सेलेक्टेड रहे हैं, उनसे भी कुछ बात करके मैं प्रेफर की। और फिर अपने नोट्स बनाई, मैं हैंड रिटन नोट्स बनाई, और उसी को बार बार रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस रही। ये कि हर बार मैं नया नोट्स देखूं या नई बुक्स देखूं, तो मैं अपने नोट्स के जी, रिवीजन जी। पे ही ज़्यादा फोकस रही हूँ। अच्छा, तो मतलब आपका ये है कि अगर आप नोट्स भी देखते हैं किसी कोचिंग के या कोई बुक्स भी प्रेफ़र करते हैं, हाँ, तो उसके बाद आप मतलब देख लें कि लोग प्रेफ़र कौन-सा कर रहे हैं। मतलब आजकल जैसे बच्चे देखते हैं ना, आप बुक लिस्ट जैसे बनाते हैं कि बुक लिस्ट ये आप प्रेफ़र कर सकते हैं। हाँ, हाँ, तो उसमें भी वो सोचते हैं कि हम एक बुक पढ़ेंगे तो हमें सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएँगी। हाँ, मतलब बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद कुछ है ही नहीं, हाँ। उनको ये लगता है। हम्म। तो ये जैसे आपने बताया अभी कि आपने पहले सीनियर से पूछा कि आपको कौन-कौन सी अच्छी मतलब नोट्स हैं वो ले सकते हैं। उसके बाद अपने खुद के नोट्स बनाए आपने, हाँ, मैंने सारी खुद के चीज़ें नोट्स इकट्ठा बनाए, करके। हाँ। और जो अपडेटेड होता रहा तो उसी नोट्स में मैं अपडेटेड करती रही उसमें। अच्छा।
और मैम ये बताइए कि जैसे आपने बताया आप जॉब कर रही थी, तो जॉब के साथ आपको मतलब यहाँ पे तैयारी करना कितना मुश्किल रहा, उसके साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, हाँ। तो आपने कैसे समय निकाला? उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है अगर, तो उसके लिए आप क्या करती थी? जॉब के साथ तो देखिए नो डाउट टाइम की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। जब एक फ्रेश माइंड जो बिना जॉब का है रेगुलर पढ़ रहा है उसके लिए टाइम की उतनी बाउंडेशन नहीं होती, पर जॉब में आपको इधर भी टाइम देना है और आप अब पढ़ रहे हैं तो उसको भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए सुबह का टाइम अपना जितना ज़्यादा हो सकता था यूटिलाइज करती थी। स्टार्टिंग में तो जॉब के साथ ये था कि ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं हुए थे, स्टार्टिंग थी तो हेल्प हो जाती थी और सीनियर से अपने, तो सुबह का टाइम भी मिला, शाम का टाइम भी यूज हो जाता था। पर जैसे जैसे जॉब में आपका जॉब ड्यूरेशन टाइम बढ़ने लगता है, आप उसमें रहते हो तो आपको टाइम की प्रॉब्लम होने लगती है। तो सुबह का टाइम तो मैं रेगुलर मेंटेन किए रह गई कि सुबह 4 या 5 से उठ के इधर 10-11 तक जितना हो सके, या फिर कभी 12 तक में मिल गया 12 बजे तक, तो अपना टाइम यूज की। सेकेंड शिफ्ट में जरूर फिर मुझे दिक्कत होने लगी थी, तो यही रीजन रहा कि जब मैं मेंस दे रही थी 2019 का, तो जब मेरी टाइम मैनेजमेंट इधर बिगड़ रहा था तो मैं 2 महीने का ब्रेक ले ली थी, जॉब से छुट्टी ली थी 2 महीने की। अच्छा अच्छा, मतलब आपका ये है कि आपने डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखा कि 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, और वो कंटिन्यू रहा आपका, वो हाँ, ब्रेक क्योंकि नहीं उसके हुआ। अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जॉब में भी जब जी कभी जी टाइम बिल्कुल। मिल जाता था थोड़ा बहुत, तो ऑनलाइन कुछ मीडियम अगर मिल गया तो फिर ऑनलाइन भी देखते रहते थे बीच बीच में। ठीक है, तो मैम का मतलब मेन यही था कि आप कंसिस्टेंसी अपनी बना के रखें, साथ में ही आपको जब भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि आपका टारगेट कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप जरूर उसमें अपना ध्यान दें, है ना? हाँ बिल्कुल। और जॉब उसके के बाद साथ कई योजनाओं में भी जुड़ने का टाइम मिलता था, तो उनकी भी जानकारी फिर इस हिसाब से भी कलेक्ट करते थे कि आगे हमको पढ़ाई में भी काम आनी है और बाकी काम में तो आ ही रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मतलब अवेयर रहते थे हाँ, हर चीजों से अवेयर जो रहना। भी अपने आसपास होता था। जी। ठीक है, और जैसे बहुत सारे बच्चों का ये मानना है कि हमें सिनॉप्सिस बनाने चाहिए या नहीं, मेंस के, प्रीलिम्स के, तो इसमें आपने क्या किया था? आपने सिनॉप्सिस बनाए थे या सिर्फ नोट्स बनाई थी ओवरऑल और उसी को बार बार रिवाइज किया था? आज सबकी पढ़ने की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ लोगों का सिनॉप्सिस में रिवाइज करना बहुत इजी रहता है, तो मेरा तो यही था कि मैं एक बार अपनी प्रॉपर नोट्स बना ली थी, और फिर जब कभी ऐसा लगे कि इसका शॉर्ट और कुछ करना है, कुछ जो सिनॉप्सिस फॉर्म में हो, तो मैं उसी के बगल में कुछ कागज में लिख के उसमें ऐड कर देती थी। अलग से फिर मैं अच्छा उसके लिए अच्छा, नहीं बनाई, क्योंकि कोई 1-2 सब्जेक्ट्स तो होते नहीं है, कई सब्जेक्ट्स रहते हैं और बार बार रिवाइज मांगते हैं, रिवीजन चाहिए रहता है। अच्छा, जो ये आपका साइंस वाला पोर्शन है, साइंस वाला पोर्शन आपने फिर कैसे मैनेज किया? 19 में तो मैथ्स भी बहुत सारी आ गई थी, तो उसके लिए आप क्या करती थी? मैं बी की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे साइंस और मैथ की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रही है। लेकिन मैं जैसे प्री में लूसेंट प्रेफर की थी साइंस के लिए, तो मैं मेंस में भी उसको प्रेफर की थी, और इसके अलावा कुछ कोचिंग से ऑनलाइन कोचिंग में लेके नोट्स बनाई थी, तो उसको मैं रिवीजन की उस टाइम पे। अच्छा, आपको मतलब क्या लगता है कि जो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करते हैं तो हमें करनी चाहिए या नहीं? अगर करनी चाहिए तो हम कैसे तैयारी कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ? अगर कोई फ्रेशर है जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी अगर अप्रैल का होना है, आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि प्री और मेंस की साथ में तैयारी जी शुरू जी। करें। क्योंकि आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आप प्री को पहले समझे, उसका सिलेबस देखें, सिलेबस उठा के उसके हिसाब से तैयारी करें, और एमपी का वेटेज कितना है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कितना है, हिस्ट्री का वेटेज कितना है, इस हिसाब से पहले 2 4 5 साल के पहले क्वेश्चन पेपर देख के उनको नंबरिंग कर लें। क्योंकि मैं भी यही की थी, जब मैं प्री की तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैं देखी कि पिछले 5 6 साल के पेपर में किस पोर्शन का वेटेज कितना रहा है और कितने नंबर के आए जी हैं, जी। तो उस हिसाब से अपना कोशिश की कि उसको ज्यादा से ज्यादा कवर करूं। और तो अभी तो यही करने लायक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हाँ अभी 6 7 महीना बाद हाँ प्री हो, हाँ ऐसा हाँ। कुछ टाइम किसी को मिले और इस तरह करे, तो प्री और मेंस साथ लेके चलना ज्यादा बेटर रहेगा। जी जी। जैसे आपको पता है कि 6 दिन 6 पेपर होते हैं, और उसमें भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है स्टार्टिंग में, अगर कोई पेपर दे रहा है स्पेशली, तो उसमें और टेंशन हो जाती है कि मतलब अगर शुरू का पेपर बिगड़ गया हाँ, तो बाद के पेपर में बहुत टेंशन होती है, कैसे करेंगे, या फिर वो भी बिगड़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करती थी? स्टार्टिंग जब मैं पहला मेंस दी थी, तो ये वाला प्रेशर तो रहता है कि जी पहली जी। बार दे रहे हैं, टाइम मैनेज करना, ये सारी चीजें। पर ये चीजें मेरी मैनेज ऐसे जी हो गई जी। थी कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई थी,
तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो काफ़ी मतलब लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी, घर में भी लिखती थी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसमें भी दूं तो मेरे लिखने में स्पीड तो अच्छी रही है, कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे रहता है कि हम जो लिख रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी भी ऐड हो, हमारी जो क्वालिटी क्वांटिटी वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो, तब तो एक अच्छा आंसर आएगा। तो इसके लिए था कि सुबह पढ़ूं तो रात में उन आंसरों को कोशिश करती थी कि कम से कम 2-3 आंसर तो लिख ही लूं, 3 नहीं हो पा रहे हैं तो 2 तो मेरे लिख जाए, ये रहे। और जब मेरा पेपर आ गया था पास में, जब मेरा पहला मेंस था, मैं उसका अनुभव बता रही हूँ, तो जो सिलेक्ट हुए थे उस टाइम पे, तो 2016 का रिजल्ट आया हुआ था, कुछ मेरे पहचान में थे, डीएसपी भी बने थे, डीसी बने थे, तो मैं उनसे कांटेक्ट की तो वो लोग बहुत तो बताएं बस ये कि आप जो पढ़े हो तो वो डिलीवर कर दो, अपनी स्पीड बनाए रखना और बिल्कुल रिलैक्स होके देना। और मुझे उन्होंने ये भी कहा कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो कोचिंग में, तो इसके लिए टेंशन फ्री रहो। तो ये बहुत मेरे लिए एक मतलब एनर्जी का काम किया कि मैं अच्छा कर रही हूँ, मतलब अच्छा कर ले जाऊंगी। फिर उसके बाद और बाकी वो मेंस में तो फिर मुझे ऐसी टेंशन नहीं लगी कि मैं कैसे कर पाऊंगी, टाइम मैनेज होगा कि नहीं। तो आपका जो ये सफर रहा है पूरा बहुत ही लंबा रहा है और रिजल्ट 19 का भी 5 साल बाद आ रहा है जी। तो मतलब खुद को मोटिवेट कैसे रखा आपने कि नहीं मुझे करना है, लगे रहना है? क्योंकि एक टाइम बाद होता है ना कि अब बस अब बहुत पढ़ाई हो गई, अब पढ़ाई नहीं हो रही है, अब बस अब नहीं करना है। तो उस चीज के लिए आप अपने खुद को मोटिवेट कैसे रखती थी कि नहीं अभी करना है, सिलेक्शन तो चाहिए ही है? नहीं, ये तो 19 का जो इतना लंबा सफर रहा है, तो मेरे जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स रहे हैं सब कहीं ना कहीं ये था, बीच बीच में आ जाता था कि ये बहुत टाइम ले रहा है और आगे भी अभी तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं, तो अभी भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन मेरे साथ पहले मेरे पास पटवारी की जॉब थी, मैं पहले पटवारी में रही हूँ, फिर मैंने बीच में स्विच किया जॉब, वर्ग 1 में मैं ज्वाइन कर ली थी पॉलिटिकल साइंस से, तो उसमें मैं अभी अभी टीचर के पद में पोस्टेड हूँ। तो जितने थे सब तो ये कर रहे थे क्योंकि मैं एक स्टेप करके आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं निश्चित तौर पे कर लूंगी। तो और रिजल्ट आज नहीं तो कल आना ही है, तो अपनी प्रिपरेशन को नहीं छोड़नी है। तो मतलब ये कि धैर्य और कंटिन्यूटी जो ये मांगता है वो मैं अपने अंदर से कोशिश करती थी कि बना रहे, और बना भी रहता था। इसके लिए कभी कभी मैं फिर मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन लेती थी कि बहुत ज्यादा डाउन ना हूँ कभी पढ़ाई में, क्योंकि वो जरूरी है, जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता तो लगे रहना है, क्योंकि मेरी जो यात्रा है यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। जी जी बिल्कुल, अब बहुत लंबा टाइम था, बस ये था कि आप लगी हुई थे, धीरे धीरे एक स्टेप कहीं से मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये भी था कि अभी टारगेट दूर है तो कंटिन्यू लगे रहना है, कंटिन्यू लगे कहीं पे भी हार नहीं माननी। हार नहीं माननी। और फिर जब कभी थोड़ा बहुत लगे तो जो भी आपका मेंटोर है, जो भी आपके टीचर हैं, जो मार्गदर्शन करते रहे, तो उनसे जरूर मैं बीच बीच में मिलते रहती थी। तो सबका यही था, अच्छा कर रही हो, ब्रेक करोगी तो पीछे चली जाओगी, और ब्रेक नहीं होगा तो आगे ही बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, तो इसमें फैमिली और जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो एज अ गर्ल मतलब आपको कितना झेलना पड़ा कि अरे यार कब से पढ़ रही है ये, तो है ना, जैसे आपके पास तो ठीक है जॉब थी तो आपको इतना प्रेशर नहीं झेलना पड़ा, तो उसके अलावा आपको क्या लगता है, आपको जैसे आप या फिर कोई भी एक बहुत छोटे से इलाके से कोई लड़की आ रही है तो प्रेशर जो आता है वो कैसे हैंडल करे वो? हाँ, ये प्रेशर तो आता है क्योंकि जो 2019 के मेंस इंटरव्यू अभी तक में हुआ है, मेंस दिया, क्वालिफाई है, लेकिन कुछ भी बीच में नहीं हो रहा और ना ही जॉब है। तो सबका ये लड़कियों के ऊपर तो प्रेशर बनता है। सबसे पहले ये कि भाई अब शादी हो जाए, फिर चीजें होती रहेंगी। और अगर अंदर से ये है कि नहीं हमें कुछ करना ही है, तो जब हम फैमिली वालों को बताते हैं, उनको कन्विंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर अभी तक वो तैयारी का हमको टाइम दिए हैं और हम मेंस भी क्वालिफाइड हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे अंदर वो क्वालिटी है, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो फैमिली वाले फिर क्योंकि वो हमारी ही फैमिली के हैं, हमारे ही घर के हैं, कोई और है नहीं, तो फिर कन्विंस हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा फिर वो भी प्रेशर झेलते हैं बाहर का, ये तो रहता है, पर अगर लास्ट में अंत भला तो सब भला, तो ये हाँ ये तो है। ठीक है, तो अभी मतलब आप जो भी महिलाएं हैं जो घर में हैं, जो मतलब जो जिनकी फैमिली थोड़ा बढ़ गई है, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चों को भी संभालना है, घर भी संभालना है, बहुत सारे ऐसे जॉब भी कर रहे हैं कि घर भी, बच्चा भी, जॉब भी, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज करें अपना टाइम? केवल जॉब बस का होता तो जैसा मैं की हूँ मैं वो सजेस्ट करती, पर लेकिन बच्चे के साथ अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो फिर उस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि पहले बच्चे का आपके खाने पीने और सोने का टाइम क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिर बच्चों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं।
तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। जो सोने का टाइम है उस टाइम में हमारे जॉब का टाइम कितना क्लैश कर रहा है और खाली टाइम कितना मिल रहा है, तो उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट बना के करना मुझे लगता है फायदेमंद रहेगा। और अगर बच्चे जल्दी सोते हैं तो रात का टाइम खींच लें, और अगर ये है कि उधर लेट सो रहे हैं तो फिर सुबह का टाइम मैनेज करें कहीं ना कहीं। पर अगर अंदर से कुछ चाहिए, कुछ करना है तो फिर जी मैनेज तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मतलब ये है कि कुछ अच्छा करना है, कोई बड़ी पोस्ट चाहिए, तो मेहनत तो उसमें हाँ, करनी ही पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मैं टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। तो मैम ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, अपने पर्सनल जो अब उनका एक्सपीरियंस था, स्ट्रैटेजी थी, वो हमारे साथ शेयर की। आई होप आप बहुत सारे लोगों को उनसे हेल्प मिलेगी। थैंक यू मैम हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।